ठीक है, तो आज हम कि जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल से, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री जो ज्योमेट्री का पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ हम तीन एंगल वाले फिगर्स को देखते हैं, उनकी डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम वो ड्रा भी करते हैं। वैसे अगर बेसिक मैथमेटिक्स में देखें, मैट्रिक में जो है वहाँ पे हम ड्रा करते हैं, स्केल से भी ड्रा करते हैं बेसिक में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आते भी हैं। तो वो मगर ये है कि हम स्पेशल टाइप का एक ट्रायंगल लेते हैं जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे इसकी एंगल 90 होती है। ये कौन सा एंगल है हमारा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैं इस वजह से वो नहीं लिख रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने कही है, तो ज्योमेट्री में हम एंगल पहले डिस्कस करते हैं। तो एंगल हम थोड़ा देख लेते हैं। एंगल हमारा अगर 90 से लेस है तो हम उसको एक्यूट कहते हैं। अगर एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 है तो हम उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। अगर एंगल हमारा 90 के बराबर है तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। अब सिमिलरली हम ट्रायंगल में भी यही कहते हैं। अगर हमारे ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल, किसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आवाज़ अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज़? स्टूडेंट भी माशाल्लाह सही हो गए, अच्छे हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गए हैं, आवाज क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। तो दोबारा हम थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा जो इम्पोर्टेंट है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए हमें पहले एंगल्स का पता होना चाहिए। तो अगर एंगल हमारी 90 से कम है तो हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। एंगल हमारी अगर 90 से ज़्यादा है तो हम उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। अगर वो एग्जैक्टली हमारी या इक्वल टू 90 है तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कुछ। फिर हम कहते हैं ट्रायंगल हमारा कैसा होगा। अगर हम ट्रायंगल में तीनों एंगल हमारी एक्यूट हो गई तो हम कहते हैं वो हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारा एक एंगल राइट है, बाकी तो एक्यूट ही होंगे, क्योंकि टोटल जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो ये लाजमन दोनों 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम कहें इक्वल टू एक 90 है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसके लिए हम बना सकते हैं फिगर्स। एक तो हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास तीनों 90 से कम होंगे। एक ये है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। एक क्या होगा हमारे पास इस किस्म का, जहाँ पे 90 से ये एंगल ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली एंगल हमारी 90 से बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो जिसमें एंगल्स बाकी एक्यूट होती हैं, मगर एक एंगल हम चेंज करते हैं तो उस लिहाज से उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, डेफिनेशन उसकी चेंज हो जाती है। सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? आवाज़ आपके यहाँ इशू होगा, बाकियों को क्लियर है, आई थिंक सो। बाकियों को क्लियर है आवाज़, एक स्टूडेंट को इशू हो रहा है। तो सर आवाज क्लियर नहीं है। आपकी तो मेरे पास सही आ रही है, और मैंने माइक भी नज़दीक ही किया है। सर कभी कभी आवाज खराब आ रही है, नहीं तो अच्छी। अच्छा, वो इंटरनेट का होगा या फिर क्योंकि वाईफाई में ऐसे करता हूँ कि, ठीक है, मैं एक सेकंड, सर आपके पास सिग्नल चेक करें, हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मेरी डाउनलोडिंग थोड़ी एक तो थी, तो वो मैं ऑफ़ कर दूँ। ठीक है, तो अब हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक टर्म्स होते हैं यहाँ पे जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं,
इसको हम बेस कहते हैं, क्योंकि नाम सुने होंगे इस वजह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और हमारा ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है थीटा जिसको हम कहते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल हम ये लें तो ये परपेंडिकुलर अपोजिट वाला होगा। अगर हम ये वाली एंगल कंसीडर करते तो फिर परपेंडिकुलर ये वाला बन जाता। तो ये भी होता है। अगर ट्रायंगल हमारे पास कहीं पे भी ऐसे हो सकता है, अगर इस किस्म का है और एंगल यहाँ पे है, तो ये अगर ये एंगल कंसीडर हो रही है तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये थोड़ी देखने की होती है। तो ट्रायंगल टेस्ट में खास करके थोड़ा चेंज करके देखते हैं, या एंगल कहीं और देते हैं। तो जो एंगल के अपोजिट होगा, जो एक्यूट एंगल के अपोजिट होगा, वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो 90 के अपोजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट थीटा होता है, वैसे तो वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो या फिर हमारे पास ये आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों इसको डिवाइड करें, एच दोनों में कैंसिल होगा। अगेन हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और साइन थीटा है तो इसका उलट होता है, रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक हमारे पास क्या होगा, एच अपान पी, यानी इसका उलट है। जो हमारे पास अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस है तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन है तो हमारे पास कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जो काम आते हैं। अब ऐसे नहीं आएंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो इसके सवाल आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं वो कैसे होंगे। और तो एक और चीज़ हमारे पास होती है, अगर हमारे पास ये कह रहे हैं साइन जो है ना, साइन थीटा इज इक्वल 4/5 है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें वो पूछे कि कॉस थीटा क्या होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसमें थीटा जो हम अगर ये कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 आना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो क्योंकि हमें फाइंड करनी है, तो p² इज इक्वल हो जाएगा h² माइनस b²। ठीक है। तो h की वैल्यू 5 रखें, इसकी 4 रखें, स्क्वायर कर के माइनस करके जवाब 9 आ जाएगा। और तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर बेस की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो यहाँ p रख लें, यहाँ बेस। ये भी हो सकता है कहीं पे अगर कॉस दे के साइन पूछ सकता है, साइन दे के कॉस पूछ सकता है, तो ये हो सकते हैं सवाल। तो यानी मकसद कहने का ये है कि हम जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ करेंगे, उसके तहत हम ये दूसरा जो है अननोन वो हम फाइंड करके हम कॉस थीटा बता सकते हैं। वो होगा 3/5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मिला हुआ था, हमने बेस फाइंड किया था। यहाँ से बेस की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। तो फिगर में मैंने लिख ली, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्री इतनी सिंपल नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे इसमें सवाल होते हैं। और जो मैट्रिक की मैथ्स के लिहाज से देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से 9th 8th तक नहीं है, सिर्फ मैट्रिक में है जो मैंने देखा है। शायद उसमें हो, मैं गलत हो सकता हूँ। तो मुझे जो याद है वहाँ पे जो आइडेंटिटी है ना, वो बड़े काम की है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। और हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है sec² थीटा -1 इज इक्वल tan² थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि sec² इज इक्वल 1 प्लस tan²। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कोसेक और काट में भी होता है, और होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती हैं। तो हम इसको अब क्या कहेंगे, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बड़े काम की हैं। तो ये एक जो है ना, ये हमें पता होनी चाहिए, ये भी इनसे जनरेट हो सकती हैं। अगर ये हमें नहीं आ रही तो हम ये ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे ड्राइव करेंगे, अगर हमारे पास ये गिवन है तो इन दोनों के साथ हम sin² डिवाइड कर लें। तो sin² यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी, तो 1/sin² हो जाएगा cosec² थीटा, और cos/sin होता है tan, और cot² थीटा, और ये होता है sin/sin, ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस cot² इज इक्वल cosec², या फिर हम इसको इधर लेके जाएँ तो cosec² माइनस cot² इज इक्वल
वन, जो हमने पहली लास्ट में जो लिखी थी तीसरी नंबर। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, इनमें अगर हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर डिवाइड कर लें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा। तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो वन हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर, या सेक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टेन स्क्वायर। तो वन हम यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। वैसे तो फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा भी आइडेंटिटीज हैं जो हमारे मैट्रिक में हैं, वो इतनी सी हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ भी है, अलग से वो फाइंड भी करवाते हैं हमें एक एक्सरसाइज में, दूसरे में हमें वो प्रूफ भी करवाते हैं। अहमद अहमद अली, आप ఉండే విందో తెలియకనే నోయిందో జనకనే నోయిందో మెచ్చలేస్ అరే వరుస్తా మాయతే గారుండే कया चाय से तो ये बता कया चाय से। ठीक है, तो आवाज़ बीच में आ रही थी, वो मैंने म्यूट कर दिया उन्हें। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज़ ये होती हैं। तो इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ तो हम नहीं पूछेंगे, तो आइडेंटिटीज़ का वर्जन पूछ सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, या टेन स्क्वायर टू थीटा क्या होगा। तो अगर टू थीटा है तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर हमारे पास होता है सेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू थीटा माइनस वन। तो एंगल दोनों की सेम होगी, तो स्क्वायर तो होंगे मगर एंगल दोनों की, यहाँ थीटा है यहाँ टू थीटा, ऐसे नहीं हो सकता, दोनों की एंगल सेम होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे साइन वाले में भी है, तीनों हर आइडेंटिटी में हमारे पास एंगल जो भी है वो सेम आने चाहिए। तो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करवाते हैं हमें कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो ये भी वन ही होगा, क्योंकि 45 लें भले 4500 ले लें, अगेन ये वन ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम होगा तो ये वन होगा, वरना वो कैलकुलेटर से हम करनी पड़ेगी। ये हम विदाउट कैलकुलेटर बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता मगर हमें ये पता है इन दोनों का सम जो है वो वन होगा। ठीक है, वैसे तो 45 हमारे पास टेबल में गिवन होती है, मगर 45 के अलावा मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 41 हो, भले ये भी 41 हो, ये भी 41। अब हम साइन 41 हम टेबल से नहीं बता सकते, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मगर यहाँ पे क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये भी चीज़ें होती हैं। तो एक और चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अभी टेस्ट के लिहाज से तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये है कि जो एरिया होता है, ठीक है, तो एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास ट्रायंगल ये वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कहते हैं एरिया इज इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ ये बेस है, ये हाइट है, जिसको हम अल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो एक और मतलब बेसिक मैथ में ऑक्सफोर्ड की मैंने बुक में देखा था, वहाँ पे दूसरे फार्मूले भी होते हैं जहाँ पे एंगल का डिस्कस होता है। यहाँ पे हमारे पास हम सिर्फ राइट एंगल में यही डिस्कस करते हैं, क्योंकि असल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 की है और साइन 91 होता है, वो हम कंसिडर नहीं करते। और एक होता है पेरीमीटर हमारे पास, तो पेरीमीटर का भी फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। वीडियो कट हो रही है, ऑडियो नहीं वीडियो। ठीक है, वीडियो एक सेकंड में ऑफ करके दोबारा ऑन कर। अब क्लियर है वीडियो। तो पेरीमीटर Yes, हमारे sir. पास, पेरीमीटर यह होता है, अगर मैं इसको नाम ए देता हूँ, इसको सी कहता हूँ, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये भी दे सकते हैं, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स भले ऐसे हैं ट्रायंगल हो या फिर इस किस्म की हो। ठीक है, अगर एक फिर ट्रायंगल के भी टाइप्स आते हैं, जैसे हम एंगल के टाइप देख रहे थे, यहाँ पे ट्रायंगल के भी टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो एरिया हमें निकालना आना चाहिए, पेरीमीटर निकालना आना चाहिए, और हमें टाइप्स पता होने चाहिए। अगर डेफिनेशन में कह दे कि हमारे पास एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं। तो एक हम कहते हैं जो है ना स्केलिन ट्रायंगल। उसमें क्या होता है कि जो ट्रायंगल होगा
उसमें जो है ना तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, यानी एक भी साइड बराबर ना हो, ठीक है। और दूसरे पास हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल बाद में आता है, उसके बाद आता है आइसोसेल, फिलहाल आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो साइडें बराबर होती हैं एक ने, ठीक है। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसमें तीनों साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो स्केलिन में हमारे पास तीनों बराबर नहीं होंगी, आइसोसेल में दो बराबर होंगी, और इसको इक्विलेटरल में हमारे पास तीनों बराबर होंगी। तो ये ट्रायंगल के टाइप्स हैं। और हमने पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर तो हम ये कह सकते हैं, टोटल का हाफ कह सकते हैं, क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ। जैसे हमारे पास सर सेमी पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला तो मुझे नहीं पता। एक हम वो फाइंड करते हैं, वो भी हमारे पास आपकी मैट्रिक में नहीं है, अगर मैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं, वरना हीरोज़ फार्मूला होता है, वहाँ पे हम एस कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस बी प्लस ई अपान 2, तो उसको कह सकते थे शायद, मगर यहाँ पे वो डिस्कस नहीं होगा। तो सेमी का कॉन्सेप्ट इस किस्म में नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि सेमी पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ सर्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्किल हमारे पास ये पूरा सर्किल है, तो इसको हम सेमी सर्किल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो हमारे पास 2πr होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका हाफ कह दें पेरीमीटर, तो वो 2πr/2 हो जाएगा, जो कि सिंपली πr होगा। तो सेमी पेरीमीटर हम इसको कह सकते हैं। ट्रायंगल का मुझे नहीं पता, कि आप, मैंने कभी सुना भी नहीं है कि ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर। तो हाफ तो मतलब यही, सेमी का मतलब यही है कि हाफ, तो हम टोटल निकाल के पेरीमीटर उसको हाफ कर सकते हैं, ठीक है। मगर पेरीमीटर की जो डेफिनेशन वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। उसका हाँ, ये हो सकता है कि अगर है ही हमारे पास ये सेमी सर्किल, ठीक है, ये वाला है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इस केस में क्या होगा कि देखें, अगर सर्किल हमारे पास पूरा है ना, तो इसका सिर्फ साइड एक यही है बस, गोल जो है। अगर हमारे पास ये है सेमी सर्किल है, तो इसमें ये तो काउंट होगा ही होगा, मगर ये भी काउंट होगा, तो इस वजह से इसमें 2r भी ऐड होता है, अगर हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कहते हैं। तो ये थोड़ा समझ लें। अगर हमारे पास पूरा सर्किल है, तो इसका सरकमफ्रेंस ये है। अगर हमारे पास हाफ सर्किल है, ठीक है, तो हाफ सर्किल में क्या होगा आपके पास है, πr/2 तो होगा, 2πr/2 होगा, प्लस का 2r होगा, जो कि 2r असल में क्या होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है, तो टोटल डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 को, तो हमारे पास πr+2r हो जाएगा ये। तो ये फार्मूला अगर हम r कॉमन में निकालें, तो ये होगा π+2। तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल, ठीक है। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। एक बहुत का मैंने फिगर्स देखी थी, जो बेसिक मैथ में बड़े काम की होती हैं, पिछली बार जब हम प्रैक्टिस करवाते थे, ठीक है। तो उसमें ये फिगर्स भी हैं कि हमारे पास अगर ये है, ठीक है, और हमारे पास ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, मगर इतना ऐसे भी नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हो, पूरा सर्किल है, मगर मैं पूरा ये सर्किल ऐसे बनाऊँ, या फिर ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिगर, ठीक है। तो इस फिगर में जो है ना, या फिर हम थोड़ा सा चेंज और करें, इसको ये भी हम कह सकते हैं, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो है ना, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये साइडें मिली होंगी हमें, इन सब का सम। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसको ये करेंगे, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया, फिर हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो फिगर्स हमने बहुत सारी ऐसी देखी थी, जिसमें इस किस्म की भी थी, ठीक है। तो ये भी हो सकती है फिगर। तो इसमें पेरीमीटर के लिए हमें, अगर ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अपोजिट बाद में 2 होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 3 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपोजिट सेम होते हैं, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो पेरीमीटर के लिए हम इन सब को ऐड करते जाएंगे सबको, और ये अगर यहाँ पे गिवन होगा इस साइड भी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 है तो इस साइड भी 2 होगा, तो इन सबको ऐड करेंगे पेरीमीटर के लिए। मगर जब हम एरिया फाइंड करते हैं,
मैसेज आया, ओके ठीक है। तो मैसेज आया है कि हमारे पास ये तो होती हैं इसी के सेमी सर्कल में। यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो एरिया के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा फिगर्स में। अब ये स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये हमारे पास ये भी कह सकते हैं हम, अगर ये हम पूरा कंसीडर करें तो ये पूरा रेक्टेंगल है जिसकी हाइट तो या विड्थ हमारी 2 है, लेंथ कितनी है 3 2 3 यानी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 इसकी लेंथ है, 2 इसकी विड्थ है, तो इसका एरिया क्या होगा 8 इंटू 2, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2 होगा, तो इसका एरिया 4 होगा, इसका एरिया 16 होगा, तो टोटल इसका एरिया जो होगा वो 20 बन जाएगा। तो हम ये भी करते हैं, इस किस्म की फिगर्स होती हैं। तो एग्जैक्टली ये तो नहीं, मगर ऐसे जो ब्रेक करके हम कर सकते हैं। तो पेरीमीटर के हम लिए हम बाहर की साइड देखते हैं, और हम एरिया के लिए हमको एक फ़िगर में कन्वर्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर फिगर्स बन जाएँ, ताकि क्योंकि हमारे पास उनके लिए फार्मूलाज हैं, ना कि इरेगुलर के लिए, क्योंकि रेगुलर शेप्स बन रही हैं अभी। पेरीमीटर के हम सम ऑफ ऑल साइड्स कहते हैं। तो ये वाली जो है, या यहाँ पे कोई अगर मैं दे रहा हूँ तो ये वो साइड्स में काउंट नहीं होगा, साइड्स हमेशा बाहर से काउंट होती है, ठीक है। अगर ये नहीं भी गिवन तो हम एरिया के लिए हमें ऐसे बनानी पड़ेंगी, ताकि वो हमें पता चले कि ये स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया था, हम थोड़ा ज्योमेट्री पे आ गए हैं सर्किल पे, मगर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मुझे जो याद आ रहा है वो इतना ही है, मगर ज़्यादा सवाल हो सकते हैं इनमें से, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ पे हो या आइडेंटिटी पे हो, डिफरेंट तरीके से सवाल हो सकते हैं। और कोई चीज़ ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई चीज़? एक थोड़ा वो भी देख लें भले, वॉल्यूम भी देख लें भले, क्योंकि हमने एरिया देखा है तो हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास फिगर कौन सी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई बॉक्स है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ लाजमन इसकी लेंथ होगी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, यहाँ लाजमन इसकी विड्थ होगी जो 3 है, और जो हाइट होगी वो 4 है, क्योंकि ये क्यूब हमने नहीं बनाया। क्यूब होता है तो हमारे पास सारी साइड से बराबर, मतलब लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बॉक्स है कोई, जिसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें एरिया क्या मिलेगा, सॉरी वॉल्यूम क्या मिलेगा, क्योंकि एरिया 2D के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम हमारे पास 3D के लिए यूज़ होता है। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि होगा 24, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फिर हमारे पास जो एक होता है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं हम इन टर्म्स ऑफ 2D शेप्स। इसी पेरीमीटर को थोड़ा आगे हम लेके जाते हैं 3D में, हम उसको सरफेस एरिया कहते हैं। उसकी एक मीनिंग है, क्यों, क्योंकि हमने बॉक्स ऐसे बोर्ड पे मैंने बनाया है, मगर ये शेप में अगर हमारे पास रियल लाइफ में हो तो ये जो है पोर्शन, ये हमारा इसका अपर पोर्शन है, ये वाला लोअर पोर्शन है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो इसकी टोटल 6 साइड्स होंगी, ठीक है। 2 ये वाली हैं, 2 ये वाली हैं, और 2 ये आगे और पीछे वाली हैं। तो ये 6 साइड्स हैं इसकी। तो हर किसी साइड का हमारे पास एरिया बनेगा, क्योंकि हर एक साइड जो है ना वो देखें तो अगर एग्जैक्टली वो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। तो हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उन सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। तो ये भी पूछते हैं कि इसके फ्रंट का एरिया क्या होगा, या इसकी बैक का एरिया क्या होगा, या इसके बॉटम या टॉप का क्या होगा, ठीक है, या लेफ़्ट साइड का, किसी भी साइड का, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसके जो है ना लेफ़्ट और राइट दोनों का बताएं। तो एक का फाइंड करके, क्योंकि इसमें ये जैसे हमारे पास लेंथ से अब रेक्टेंगल में हमारे पास अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, वैसे ही हमारे बॉक्स में अपोजिट, अगर आप बॉक्स को ही देखें, जैसे हमारे पास बिस्किट के या हो या कोई भी ऐसा बॉक्स आता है, तो उसकी ये नहीं होता कि शेप्स डिफरेंट हो। अगर एक साइड पे जो साइड होगी वो दूसरी अपोजिट में वही साइड ऐसे ही होगी, ठीक है। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है घर, मगर वो 3D में है, तो इसका एरिया बनता है सरफेस एरिया। तो एक दीवार है, उसके अपोजिट में भी वो सेम दीवार होगी उसी लेंथ और विड्थ की। हाँ, ये होता है कि शेप्स को ही डिफरेंट कर देते हैं, मगर मतलब जो रेयर होता है वो यही होता है कि हमारे पास ये वाली जो है अपोजिट बराबर होंगी, ठीक है। तो एक फाइंड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
सिमिलरली बॉटम निकाल के हम टॉप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर सीलिंग है किसी कमरे की और फ्लोर, वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो, मतलब होने चाहिए, मगर क्योंकि ये रियल लाइफ है कहीं पे वो मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में। अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने देख लिया वॉल्यूम और सरफेस एरिया। यानी वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं 3D में, सरफेस एरिया भी, और इसी वॉल्यूम को हम मतलब 2D शेप में हम उसको एरिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम नहीं फाइंड होगी, क्योंकि वहाँ पे हाइट है ही नहीं। सिमिलरली सरफेस एरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस बन रहा है, और पेरीमीटर का ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे पेरीमीटर कहते हैं 2D शेप में, यहाँ पे हम इसको सरफेस एरिया कहते हैं।